अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं हैं। सर जहां कल बात खत्म की थी वहां से शुरू करते हैं। हाँ हाँ जस्टिस रमदे के इंसाफ की फराहमी के हवाले से चंद वाक़यात में से एक वाक़या हाँ। और फिर इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के साथ इस नारे पे क्या कुछ होता रहा। फिर इमरान खान इंतखाबी इस्लाहात की ऑफर करने पर मजबूर क्यों हुए। और फिर जैसे आपने कहा था कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, रात असद उमर ने भी बात कर दी कि इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। हाँ, काम ना करने दिया तो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो इस पे हमारे एक व्यूअर हैं हनीफ मोहम्मद साहब, उन्होंने बड़ा वैलिड सवाल उठाया है कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें तो फिर निगरान सेटअप कैसे बनेगा। हाँ, क्योंकि वो तो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ने बाहमी मुशावरत से वज़ीर आज़म लाना, बहुत ही वैलिड सवाल है। बिल्कुल। और फिर एंड पे जो यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के जीपीएस स्टेटस के हवाले से एक करारदाद है, उस पर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल इसी तरतीब से बात इसी शुरू कर लेते हैं। वो हम बात निकली थी कि एमआर कियानी साहब के कि उन्होंने ये कहा था कि हम फैसले करते हैं, इंसाफ नहीं करते। यानी कानून के मुताबिक जो लिखा होता है वो हम कर देते हैं। बिल्कुल। इंसाफ कुछ और कह रहा होता है कि कहाँ तक रिलीफ दिया जा सकता है जी। तो वहाँ तक हम जा नहीं सकते। बिल्कुल। यहाँ से बात चल रही थी कि जस्टिस रमदे साहब के कुछ ऐसे वाक़यात, क्योंकि मैंने बड़ी देर कोर्टिंग की और उनकी अदालत में हम सबसे ज़्यादा जाते थे। वो अगरचे पाबंदी लगाते थे कि भाई मेरे रिमार्क्स जोड़े अखबार में छपने चाहिए, इसके बावजूद सबसे ज़्यादा उसकी अदालत का एक चक्कर ज़रूर लगता था। हाँ जी। सारे साथ और मुझे याद आ गया, आपने कहा था वो शक करते थे कि ये मुखबिरी करने नहीं आता। नहीं, वो तो घर वो तो मैं घर जाता था। तो बाद में उन्होंने कहा एक दफ़ा कि मेरे बोलते होता है कोई नहीं होता सी उन्होंने दिन ऐ सिर्फ सही चोरी होता सी, भी पता नहीं मुखबिरी करना मुखबिरी लैन होता सी। वो मजाक में उन्होंने बात की थी, उन्होंने फिर क्या भी दिया था, नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ जी। अच्छा, वो आर्टिकल 6 की भी हम बात करते रहे कि आर्टिकल 6 की कल बात की थी ना कि वो 18वीं तरमीम और आर्टिकल 6 और जो वो जायज़ नहीं हो सकता कभी भी मार्शल ये वो। हाँ जी। जस्टिस रमदे साहब के जो ससुर थे ना, यकूब अली खान साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं। अच्छा। यकूब अली खान साहब के बेटे थे यावर अली खान हैं, अभी याद है, अल्लाह ताला जिंदगी दे उनको। वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक। ये आर्टिकल 6 से मुझे थोड़ा याद आ गया। यकूब जो हमारे आर्टिकल 6 है ना, ये कहाँ से मखूज किया गया है, इसका नज़रिया या कहाँ से अखज़ किया गया है, ये उनकी जजमेंट है यकूब अली खान साहब की। यकूब अली खान साहब ने या कि जो मार्शल के खिलाफ केस था उसमें उन्होंने एक अजाफी नोट भी दिया था। ठीक। और उनकी जजमेंट का वो नोट जो है, अजाफी नोट, उनकी कब्र पे जो कतवा लगा हुआ है उस पर वो पूरी जजमेंट लिखी हुई है। कितनी बड़ी जजमेंट थी। उन्होंने उसमें ये कहा था कि मार्शल लॉ लगाना या आइन तोड़ना एक दायमी जुर्म है। ठीक है। एक ऐसा जुर्म है जो हमेशा बरकरार रहता है। वो कहता है कि जजों के कनपट्टी पर बंदूक रखकर अगर आप उसको जायज़ डिक्लेयर करवा भी लेते हैं तो वो जायज़ नहीं होगा। ठीक है। वो जुर्म ही रहेगा। और उन्होंने ये कहा था कि आइन तोड़ना जो है इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। मार्शल की ये उनका नोट है। उनकी कब्र पे जाएंगे आप कभी, फौजियों के कब्रिस्तान में वो फौजियों के खिलाफ वहाँ वो कतवा लगा हुआ है। तो वो आप वहाँ पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ कि जब भी मौका मिले, अगर आप मजबूर हैं कि कान पे पिस्तौल रखा हुआ है तो आप मजबूर हैं, जब भी मौका मिले इनको सजा दे। वो कहते हैं जुर्म खत्म हो नहीं सकता। ठीक है। किसी वक्त भी अगर अदालत ने जायज़ करार दे भी दिया हुआ है दबाव के तहत, लेकिन जब भी मौका मिले इनको पकड़ लें और मौत की सजा दे दे। ये उनकी जजमेंट है जिससे ये आर्टिकल 6 अक्स किया गया था। शुरू में तो यही था कि आइन को ताकत के जोर पे तोड़ना या तोड़ने की कोशिश करना। वो उसके लिए ये फिर उन्होंने खाइटीजन एक्ट बनाया था 1977 में। 2 सजाएं हैं, उम्र कैद और मौत। ठीक है। ठीक है ना। और इसका तलाक 1958 से 56 से हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ये माजी से इसका तलाक होता है। बाद में अब इन्होंने उनके जो नोट है उसके ऐन मुताबिक कर दिया है। ठीक है। कि इसको जवाज कोई अदारा फराहम नहीं करता, अदलिया भी। ठीक है।
अदलिया भी करेगी तो उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, वो मानने वाली बात। बिल्कुल। ये तो वो चलो उनका जिक्र हो गया आर्टिकल 6 की बात, और वो उनके जो ससुर थे उनके बाद उनको फिर जालक ने ना निकाल दिया था, उम्र का कोई कर करा के इस तरह का मसला, तो उनको फिर उन्होंने गुजार है। हाँ जी। अच्छा, अब जो इंसाफ वाली बात है, रमदे साहब की अदालत में केस लगा हुआ था जी। एक खातून ने कोई दरखास्त दायर की कि शेखुपुरा का किसी थाने का वाक़या था कि मेरा बेटा पुलिस की कस्टडी में था, हाँ जी। वहाँ इन्होंने उसको कत्ल कर दिया पुलिस वालों ने, और ये कह रहे हैं कि जनाब वो उनका उसने गले में फंदा डाल के नाले दे नाल अच्छा। हज़ारमंद के साथ वो उसने कर लिया। हज़ारमंद का आजकल बड़ा चर्चा है, हाँ जी। मौलाना साहब का जो कीजिएगा। का, हाँ जी। ठीक है ना, हाँ। वो कहते हैं जनाब वो हमारे असलम मलिक साहब बड़े सीनियर साफी, उन्होंने लिखा था 1500 कीमत है उसकी। हाँ जी। बाद में किसी ने तस्हीह की नहीं यार वो 1500 नहीं, वो 550 रुपये उसकी कीमत है, वो 20-25 रुपये का मिल जाता है। तो वो ज़ाहिर है वो मौलाना साहब के साथ तो आप अगर उम्रा करने जाए ना, हाँ जी। उसका रेट भी 2-3 गुना होता है, गोल्डन पैकेज। गोल्डन पैकेज होता है, वो मौलाना साहब खुद उसकी वादा क़यादत वगैरह कर करवा रहते हैं, देते हैं। हो सकता है वहाँ वो दीदार शिदार भी करवा देते हो हूरों का जो उनके, ठीक है। ठीक है ना, ठीक आप में तो ताब ही नहीं बेटा, ना हाँ, आपके हाँ, पास इतना बर्दाश्त पैसा है, हाँ, एग्जैक्टली। ना आपके पास ना इतना पैसा पैसा है कि मौलाना साहब के साथ जा जा सके। सके। अच्छा शेख खैर वो तो नाले की गल है भी विचों शुरू हो हाँ गई, जी, शेखुपुरे के थाने का केस। सॉरी। तो वो अदालत में केस आ हाँ जी। गया, अम्मा ने आके दरखास्त दे दी जनाब वो उन्होंने तो कत्ल किया है, अब कब्र कशाई करवाएं या कुछ इस तरह की दरखास्त। ठीक है। जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि कब्र कशाई की जाए उस बच्चे की, हाँ जी। और दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, ठीक है। और दोबारा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो मुझे पेश की जाए। ठीक। अब हुआ ये कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जब पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा मरता है ना तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। उसकी इंक्वायरी भी हो चुकी हुई थी, उन्होंने कह दिया जनाब ये तो खुदकुशी है, सारे माफ पर। ठीक है। जज साहब ने कहा जनाब वो मजिस्ट्रेट भी आ जाए अच्छा, जिसने जुडिशियल इंक्वायरी की थी, वो डॉक्टर भी आ जाए जिसने पहला पोस्टमार्टम किया था, आ जाओ भाई, पुलिस का हेड जो एसएसपी था वो भी आ जाए, ठीक है। एसएचओ और एएसआई और वो तो सारे आने ही आने थे। हाँ जी। वो जनाब उन्होंने बुला लिया और सबको ये कहा कि तुम लोगों को तो फांसी लगनी चाहिए, हाँ। मैं ऐसी एफआईआर तुम्हारे खिलाफ दर्ज करवाऊंगा कि तुम लटकते हुए नजर आओगे। अच्छा। अब वो पुलिस वालों के पसीने छूटे हुए हैं, जाओ कोई ऑर्डर कर दिया कि फलां काम करके आओ और आओ वापस। 2-3 दिन बाद तो फिर आ गए, 9 बजे अदालत लगती थी, 9 बजे वो आके बैठ जाते थे, 3-3:30 बजे काम खत्म करते थे, हाँ जी। वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अदालत से बाहर जाने की इजाजत नहीं उनको कैदी बन के, अगर कोर्ट के बाहर जाता तो उसी वक्त केस कॉल कर लेते थे, वो कितने फलाना और कड्डो ब्रांड, वो जनाब पसीने छूटे हुए सारे, कोई बात नहीं बन रही किसी से, वो पुलिस वाले भी परेशान, डॉक्टर भी और वो मजिस्ट्रेट साहब भी। वो एक दिन मुझे एसएसपी साहब जो थे बाहर मिले, मैंने कहा यार तुम बंदा ही मारता, हाँ जी। उनके नहीं यार, कहता वो ना उसके पोस्टमार्टम जो सेकंड पोस्टमार्टम है ना, हाँ जी। उसके सर में, हाँ जज सर कोर्ट में कह रहे हैं इन सिर के सराख का गोली लगी है, सेकंड हाँ जी, पोस्टमार्टम जी, रिपोर्ट जी, देख कह रहे हैं ये देखे ये सराख है हाँ जी। सर में, तो उसको गोली मारी है तुम लोगों ने। वो एसएसपी बाहर निकल गए, रोने लगा तो मुँह आया उनका, यार जब पहला पोस्टमार्टम होता है ना सर से कुछ मवाद लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए छोटा सा ना बरमे से सराख करते हैं, ये वो सराख है जज साहब ने गोली बनाई जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन सर वो थोड़ी 2-3 पेशियों के बाद ना वो खातून आई, वकील ने कहा कि जनाब ये खातून कुछ कहना चाहती हैं अम्मा जी। वह खातून ने लॉन के कपड़े पहने हुए, चुरमुर हुए, बट्टा भी उसका जैसे बेचारा देहाती का वकील का होता है, और उन्होंने कहा जनाब वकील साहब ने कहा जी खातून कुछ कहना चाहती हैं। जज साहब ने कहा हाँ जी माँ जी की मसला, उनका जी मैंने अपनी दरख्वास्त वापस लेनी है, ये दरख्वास्त मैंने वापस लेनी है। अब जज साहब जनाब माई पे गर्म हो गए, ठीक है। उनका ये दरख्वास्त क्यों वापस लेनी है, किसी ने पैसे दे दिए? उनके ना लाल आंखें होती थी काफ़ी नुमाया बड़ी जज साहब की, तो
मैंने तो एक दफ़ा जज साहब से कह भी दिया, तो बाद में जो इर्द गिर्द उनके चमचे चुमचे बैठे थे, उनको एक ही कह रहे हैं, एक ही कह रहे हैं। वो मैंने कहा जब शुरू में मैंने रिपोर्ट नहीं की तो मैं समझता था आप पी कर बैठते। जज साहब भी बड़े अच्छे, उनके हर बंदे ना मेरे बारे में तासर रहेगा, और उनके चमचे थे मुझे करो स्विच और ये की कह रहे हैं, की कह रहे हैं, की कह रहे हैं। अच्छा, वो ना आंखें ऐसे बाहर निकाल के उन्होंने जब अम्मा से कहा तो अम्मा ना कांप रही। उन्होंने कहा पैसे लेने तू? उनके हाँ जी। उनके कितने पैसे लेने, कितने देते ने? उनका जी वो डॉक्टर ने दिए हैं 25,000 रुपये। जज साहब ने कहा 25,000 थे मैं कुकुड़ का दवा देना ते तू अपने मुंडा 25,000 से बेचे था, और बुलाओ पुलिस खातों इन्हों भी अंदर भेजो। अम्मा ने भी अम्मा ने अपना वो हाथ जोड़ दिए, नहीं जी मैं अपना केस चलाऊंगी, नहीं वापस ले रही। अच्छा, अब ना हर पेशी पे, बाद में मेरी जज साहब से बात हुई, हर पेशी पे कभी एसपी ने लाख रुपए दे दिया अम्मा को, कभी एसएचओ ने दे दिए। उस वक्त दियत की रकम थी 8 लाख समथिंग, 8-10 लाख रुपए उसकी थी। तो सब ने मिल मिला के ना वो रीडर के जरिए पता करते रहते थे अम्मा को कितने पैसे मिले ने, वो हिसाब रखते थे। ठीक है, जब 8.5 लाख रुपया पूरा हो गया ना, दियत की रकम जितनी बनती थी, तो जज साहब ने पिटीशन डिसमिस कर दी। अम्मा की पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी, कुछ नहीं निकला इसमें से। 8.5 लाख रुपए अम्मा को मिले। मैं जज साहब के पास गया, मैंने कहा पूछा जज साहब से कि वो सराख जो था, जज साहब जो है फौजदारी के सबसे बड़े अब तक फौजदारी कवानीन के जो मास्टर है ना, वो रमदेव साहब है। कोई मसला भी फौजदारी कवानीन के हवाले से हो, वो उनसे बेहतर उसकी तशरीह कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा चैम्बर में कि वो तो SSP वार रो रहा सी कि जनाब जज साहब ने भी थानू फड़िया तो गोली जी निशान बना रहे ने सराख, कहते मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं गोली लगी, मैंने ये कहा था कि सर में सराख है, दूसरी पोस्टमार्टम। वो कहते मैनू नहीं पता कि उस गोली नहीं है सी। वो कहते थे कि मैंने अगर पर्चा करवा दिया खवाती इस खातून के कहने पे, कानून फैसला ये कहता है, कहते फैसला करते हैं, फैसला ये करना सी कि जो लोग मुलव्वस हैं FIR उनके खिलाफ दर्ज हो जाए, बस ये फैसला था। ठीक है, इंसाफ ये था कि उस खातून को वो रिलीफ मिले जो मिलना चाहिए। वो रिलीफ ये था कि या तो वो लोगों तमाम को फांसी दी जाती जो उसके बेटे के कत्ल में मुलव्वस थे, या दूसरी ऑप्शन थी कि दियत, किसास और दियत यानी उसकी खून बहा उसको दे दिया जाए। वो कहते हैं कि जब दियत के बराबर रकम हो गई, अगर वो पर्चा करवा देता, फैसला करके कर चले डिस्पोज ऑफ दरखास्त, पर्ची हो जाने थे। इतने ताकतवर लोग हैं, अवलन तो वो पर्चा ही बाद में उन्होंने खारिज कर देना खुद ही, क्योंकि खुद ही तो सारे मुल्ज़िम थे उसमें। अगर अदालत में चला भी जाता, अम्मा के साथ गवाही देने के लिए किसी ने नहीं जाना था, और पहली दूसरी पेशी पे ही इन्होंने छूट जाना था। अब दियत की जो रकम बनती थी अम्मा जी की, वो दियत की रकम मैंने उनको दिलवा दी है। ये है इंसाफ। और दूसरी पेशी पे पर्चे का ऑर्डर करके डिस्पोज ऑफ कर देना, वो था फैसला। ये फैसले और इंसाफ के जो मामूली सा फर्क है, उस तनादर में मैं बात करना चाह रहा था। MR कैनी साहब वो कहते थे, वो हमेशा सर पीटते थे इस बात पे, जो जिन लोगों ने उनको देखा हुआ, जो मिले हुए, वो कहते हैं कि यार साडा कानून सिर्फ फैसले की इजाजत दिंदा, इंसाफ की इजाजत दिंदा। इंसाफ ऐसे ही होता है, बिल्कुल जैसे वो मैंने वो केस वापस लेने का पहले वो 25,000 रुपए वो कहते इन्ने तो मुर्गी मरे थे पैसे दवा देना अम्मा, बिल्कुल तू केड़े पासे पै गई। ये ठीक काम था कि चलो उसको कुछ रिलीफ मिल गया और वो इंसाफ मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा मामला था सर कि कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। माजी में नवाज शरीफ और जरदारी के साथ क्या होता रहा है इस नारे पे? यार ये ना जो आपने बात की थी कि इमरान खान ने लपड़े नहीं है, हाँ जी, जब इन्होंने असम्बलियाँ खुद तोड़ देनी है या जो भी मामला होना है, तो इन्होंने मिलना मुलना कोई नहीं। ठीक है, वो इनके साथ किसी ने खड़ा ही नहीं होना। जो कह रहे हैं ना, अब कह रहे हैं कदम बढ़ाओ कप्तान इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, और वो उस पर मुख्तलिफ लोग जो हैं, हाँ जी, वो इनके साथ जो चमचे चुमचे इकट्ठे होते हैं, वो सारे कहते थे, बाद में मिलते कोई नहीं।
जब आपके नवाज शरीफ साहब तो 2-3 दफा ऐसा हुआ है। अच्छा। जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया ना पहली हाँ जी। दफा, गुलाम शाह खान जी साहब, जी जी। तो उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ है। ग्वालमंडी में ट्रक पे अकेले ही रह गए थे, पीछे सारे लोग गुजरे। जब ये बाहर जलावतनी काट के आए उस वक्त इनके साथ यही हुआ था। इन्होंने कहा जी वो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लग रहे हो, कदम पीछे मुड़ो तो बंदा कोई नहीं। ये नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा हुआ है बिल्कुल कि जनाब ये हुआ। अब आपके जब है ना आसिफ जरदारी साहब, हाँ जी। ये जब रहा हुए हैं मुशर्रफ दौर में मर्दे और बन के, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बाहर चले गए। बाहर चले गए। अब बाहर चले गए तो वहां जब प्लान हुआ, मरियम ने रोका कि ना कर हरकत, चुप करके चले जा। हाँ जी। लेकिन ये दुबई में इन्होंने सारी अपनी क़यादत को बुला लिया ठीक है। कि अब मैंने एक सियासी लीडर की तरह लाहौर में लैंड करूंगा। अच्छा। पुरानी एयरपोर्ट के पास इन्होंने अपना घर एक किराए पे ले लिया हुआ था। ठीक है। वहाँ क़यादत सिंध से पहुंच गई, सारे जनाब पहुंचे। मरियम तो अपने वो आपकी बेनज़ीर। बेनज़ीर साहब तो बात थी जी। अब भाई साहब एक लीडर के तौर पर पाकिस्तान में दाखिल और कह दिया कि जनाब इस्तकबाल में रख दिया जाए। पहले तो मुशर्रफ हुकूमत चुप रही, फिर उन्होंने यार हमें लीडर बना दिए। हाँ। ये लीडर फिर चंगी तरह बना दिए। उन्होंने कर्फ्यू एक तरह से लगा दिया लाहौर में। ठीक। जितने भी सिंधी आए हुए थे ना वहाँ से सारे पकड़ के अंदर, थाना सरवर रोड और ये वो इधर उधर। अब एयरपोर्ट पे कोई पहुंचे। अब उमर शामी साहब रोजना पाकिस्तान के लीडर हैं, इन्होंने सहाफ़ी भी बुलाए हुए थे वहाँ दुबई में। हाँ जी। अब जहाज में चढ़े हैं तो वो कहते हैं जनाब पहले तो दुबई एयरपोर्ट पे जीए भुट्टो के नारे लगे। ठीक। उन्होंने वो खबर दी आके ना हाँ जी। अखबार में। फिर जब जहाज में चढ़े, क्योंकि सारा जहाज ही इनका था पाकिस्तानियों का, और साथ जीए भुट्टो नारे लग रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुआ जीए भुट्टो, एयरपोर्ट में दाखिल हुआ जीए भुट्टो, लैंड कर गए जीए भुट्टो, नारे लग रहे हैं। हाँ जी। धड़ाधड़ कदम बढ़ाओ आसिफ जरदारी, हम तुम्हारे साथ। जब वो लैंड किया तो उन्होंने फैसला किया था भाई जी नहीं, कोई रैली नहीं, कोई जुलूस नहीं, ऐ अपने घर जाओ। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है अंदर आ गए। वो कहते हैं जो नारे लगते आ रहे थे जीओ भुट्टो के, एक बंदा उठा है वहाँ से, मियाँ शम्स, अच्छा, उनका नाम था। उन्होंने जीए भुट्टो जवाब ही कोई नहीं आया। जरदारी साहब भी चुप्पी। वो पकड़ के ले जाकर उनको बंद कर दिया उनके घर में। ठीक है। जो एयरपोर्ट पुरानी एयरपोर्ट के करीब था। अब खालिद खर साहब होते थे उनके, वज़ीर इत्तलात भी रहे वो, और बाकी दीगर लोग। एक गुलाम अब्बास साहब थे इनके पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ठीक है। अब पता नहीं हयात है या मेरा ख्याल है कि जिंदा है, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं ठीक पता, है, कोई मसला नहीं। गुलाम अब्बास साहब आ गए मिलने जरदारी को। अब लियाकत और वो खालिद खर साहब जो हैं वो उनको बाहर से लेके गए हैं कि उन तक ड्राइंग रूम तक जहाँ वो जरदारी साहब बैठते थे तो वहाँ पहुँचना भी एक काम था, मुश्किल काम था। वो खैर गुलाम अब्बास साहब आ गए और उन्होंने कहा कि मैनू पछाणिया तुसीं गुलाम अब्बास ने कहा। उन्होंने कहा तेनू कौन भुल सकता है, तू मैनू क्या से जहाज विच कदम बढ़ाओ आसिफ जरदारी, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब मैंने सीढ़ियाँ उतर के नीचे देखा तुम गायब थे। ये मादी में ये होता रहा कि वो पॉपुलर लीडर थे, ये जड़े हैं बिल्कुल अवाम के अंदर। और आपके जो भाई साहब हैं जिनका नाम इमरान खान, इनको तो पता है ये कैसे आए हैं और कैसे इन्होंने जाना है। ये भी इनको पता है। हाँ। ठीक है। तो लेकिन सर आज इमरान साहब ने एक अच्छी बात की। अच्छा, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले वो जो बात है ना असद उमर वाली, हाँ जी, वो वाली जो हम 3-4-5 दिन से इशारे दे रहे हैं, इसके जहन में कहीं बैठा हुआ है कि मेरे को एक ऑप्शन है बाइज्जत तरीके नाल दोबारा आवाम जाने वास्ते, वो असम्बलियाँ तोड़ देवा। ठीक है, ये बात वो हमारे दोस्त हैं, तो भाई ये बात हम 3-4 दिन से कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पहले तो कोई सुन ही नहीं रहा था। ठीक है। नहीं, लेकिन हमारे जो साथी भी ला करते हैं वो फोन करके मुझे कह रहे चोर साहब तुसी की इशारे दे रहे हो आजकल, ठीक है ना। वो कौमी हुकूमत वाला भी इशारा आप निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और कौमी हुकूमत वाले के करीब करीब बात इन्होंने खुद कर दी इमरान खान ने। ये जो कहा कि ना वो आए मिलकर इस्लाहात, हमने भी यही कहा था कि कौमी हुकूमत बराए इलेक्शन रिफॉर्म्स। बिल्कुल, यही सेम बात थी। यही बात है, यही उन्होंने हमारे बात की। बिल्कुल। तो वो
अगर ये असम्बलियाँ तोड़ देते हैं या असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि अब अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द हाउस, मिलकर एक केयर टेकर या निगरान वज़ीर आज़म का नामजदगी करेंगे। ये जो है ना आपके शेख रशीद साहब, जब 2018 में 31 मई को असम्बलियाँ ख़त्म होनी थी, मियाद होनी थी, ये भाई साहब ने इनके जो है ना सफ़ा, उस पर अगर देखें ना, जहालत, लाइल्मियत और आइन से नाबल्द होने की इतनी पक्की मोहरें ठप्पे लगे हुए हैं कि अब जगह ही नहीं है, मज़ीद कोई जगह नहीं। ठीक है, इन्होंने उस वक्त ये अपनी जाहलियत का एक सबूत दिया, मोहर तस्दीक सबत की। इन्होंने कहा कि जनाब मुझे नहीं लगता कि निगरान हुकूमत पे इनका कोई होगा आपस में इत्तेफाक, तो निगरान हुकूमत जो है ना, इसको बनने में 60 या 90 दिन, 60 या 90 दिन के अंदर अंदर शायद ना हो सके, ये मामला नवंबर तक चले जाना है। ये इनका आप रिकॉर्ड निकलवा लें। ठीक है, ये उन्होंने फरमाया था। ठीक है, उस वक्त मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, मुझे इसलिए ये सारा याद है। जी जी। और आर्टिकल लिखा था और मैंने उसमें ये कहा था कि भाई साहब को पता ही नहीं है। ठीक है, उस वक्त मैंने इनको जाहल मुतलक डिक्लेयर किया था। ठीक है, और ये कह रहे थे मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाएगा। ठीक है, इनको पता ही नहीं, इसको डिले कर ही नहीं सकते। ठीक है, 8 दिन के अंदर अंदर सारा मामला जो है वो निगरान सेटअप का क्लियर हो जाना होता है। वो आइन के आर्टिकल्स क्या है, ठीक है, वो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको अगली किस्त में रख लें, ठीक है ना, वो बड़ा सिंपल है। हाँ जी, वो जिन्होंने आइन बनाया है ना, हाँ जी, उन्होंने शेख रशीद साहब ने वोट तो दिया हुआ है, बिल्कुल, लेकिन भाई साहब को ये पता नहीं था हमने क्या आइन बनाया क्या है, असल चीज है। ठीक है, कोई इशू, कोई आइनी बहरान पैदा नहीं होता इससे। हाँ जी, ठीक है ना। इस पे हम, मेरा ख्याल है को इस पे हमने जो फैसला किया है, दोस्तों को बता दें, हमने फैसला किया 20-22 मिनट के करीब अंदर अंदर रहना है। जो मौजूद रह जाए उसको कल दोपहर हम बिल्कुल अब तक 4 साढ़े 4 बजे जो मौजू हमने इसमें लिए थे वो और एक आध और मौजू के साथ मिल जाता, कोई सवाल मिल जाता है, तो कल 4 से 4:30 बजे के दरमियान हम वो आपके गोश्त गुजार कर देंगे। और यार वो सब्सक्रिप्शन के लिए कह रहे, वो भी सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे यार तुम्हारे। नहीं सर, माशाल्लाह सही रफ्तार है, लेकिन चले हैं। तो अब तक के लिए यहाँ पे बात खत्म, यहाँ से बात आगे शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी ज़रूर टच कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा उसका। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में कल 4 साढ़े 4 बजे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।